गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। टुडे वी विल बी स्टार्टिंग डिस्कशन अबाउट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन. Now it's a new phase basically I am starting. Okay, so you must be thinking, okay, what is special in this chapter? टिल नाउ हम बात कर रहे थे, बस की भी बात करते थे, हम ट्रेन की भी बात करते थे, है ना? तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में क्या नया है? यस, लेट्स डिस्कस द थिंग इन डिटेल. सी, अभी तक whatever we have done, we used to consider any of the mass as point mass. ठीक, हमने velocity कैलकुलेट किया, ठीक है ना? We used to say a body is moving, a train is moving from A to B. याद करो, कभी ट्रेन बनाया था? ट्रेन itself is nearly 0.75 kilometers. We always used to represent the train as a point mass. उसी पॉइंट मास के हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे, एक्सेलरेशन की बात करते थे. वी यूज्ड टू अप्लाई फोर्स ऑन दैट मास, दैट पॉइंट मास, ओके, एंड दैट पॉइंट मास यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द काइंड ऑफ मोशन. यस, मतलब कहने का क्या है, अभी तक हम जितना भी फिजिक्स स्टडी किया, ओके, उस फिजिक्स में हम बात कर रहे थे कि किसी भी बॉडी को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट एज्यूम कर लिया करते थे. ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट एज्यूम कर लिया करते थे, तो सिचुएशन बहुत सिंपल थी. इसी पॉइंट मास के ऊपर फोर्स लगा और इसी मास m और इसके अंदर एक्सेलरेशन आ गया और बड़े आराम से हमने लिख दिया मास इनटू एक्सेलरेशन. इफ एक्सेलरेशन a is produced in the direction of motion, we used to say कि mass m moving with velocity v, और कुछ कभी कभी ऐसे भी कह देते थे a train moving with velocity v, and we used to represent it as point mass. ठीक है ना? तो मतलब पॉइंट मास नोटेशन फॉलो करके हम चल रहे थे, ओके, और इसका मोमेंटम हम कैसे लिखते थे? p is equal to mass into velocity. You all must be aware of this particular thing now. So just go back, okay, and go back to the situations whatever you have resolved. ठीक है ना? उसमें आपको ट्रेन कहा जाता था, तब भी आप ये छोटा सा डॉट लगा दिया करते थे. आपको बस कहते थे, तब भी इसी साइज का एक छोटा सा डॉट लग जाता था. कार कहते थे, तब भी एक डॉट लग जाता था. एक सैटेलाइट कहते थे या फिर एक प्रोजेक्टाइल कहते थे, ओके. A tank used to move. Whatever was moving, we used to represent that particular object as a point mass. Yes, but now we will not be doing that particular thing. अगर हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करें, ठीक, जैसे ट्रेन है. Train is made up of so many particles binded together using molecular forces, atomic forces. Okay? Car made of so many atoms of iron and so many other materials. So particles, they are joined together. So that all basically is making the system of particles. System of particles. How this is system of particles? So many masses, so many point masses. Simple way में देखो, so many point masses, okay, they all are binded together to make this particular object. Yes? So ये हमारा एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बना रहा है. यस, ठीक है. नाउ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करेंगे. सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में देखो, सपोज मैंने इसको फोर्स लगाया, है ना, F external. Other forces which are binding this particular system, those are internal forces.
इट्स ओके। नाउ आपको बताया था ऑलरेडी, इंटरनल फोर्सेस दे आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम के अंदर जो फोर्सेस होती हैं दे आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, मतलब रिजल्टेंट ऑफ दोज ऑल फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ दोज ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। नाउ ऑल बाइंडिंग फोर्सेस, intermolecular or intramolecular, whatever, fine, which are binding all the system particles together, okay, are classified as internal forces. It's okay. As already we have discussed, they are always in equilibrium, mean their vector sum is always equal to 0 and they never affect the motion. It's okay. आराम से इसको पॉज करके रीड कर लो, ठीक है। एंड अदर देन इंटरनल फोर्सेस, हम सिस्टम के ऊपर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, देन दैट एक्सटर्नल फोर्स मूव्स द बॉडी और ट्राइज टू मूव द बॉडी टू मूव द बॉडी। फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, कि बॉडी को मूव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। फाइन, मीन एक्सटर्नल फोर्सेस दैट अफेक्ट द मोशन, ओके, ऑफ द बॉडी। नाउ फोर्सेस अप्लाइड ऑन बॉडी बाय एक्सटर्नल एजेंट, मीन समवन फ्रॉम आउटसाइड which tries to produce the motion or are able to produce the motion in accordance to Newton's second law of motion, ठीक है, are classified as external forces. Okay, जब आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताया था, then I discussed these all things. Okay, F is equal to dp by dt, rate of change of momentum with respect to time, Newton's second law of motion. And this F includes both the forces, F internal, okay, and F external. This include both. But then I told you this thing कि F इंटरनल फोर्सेस दे आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, तो हमने इनको यहां पे डिस्कार्ड करके स्टेटमेंट को इस तरह से लिख दिया था, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट्स ओके, फाइन। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन अ गुड वे, so first I'm discussing this some micro things, okay, like I have told you about internal and external forces and how they play the role to produce motion and how they affect the motion. Now rigid and non-rigid bodies, rigid and non-rigid bodies. Rigid का मतलब क्या होता है? Dictionary meaning of rigid is non-flexible. You know, this is just on the basis of dictionary meaning I am saying. Rigid वो होता है जो बहुत हार्ड होता है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। नॉन फ्लेक्सिबल बॉडीज आर कॉल्ड एज रिजिड बॉडीज, ओके, एंड द बॉडीज which have flexibility are basically non-rigid bodies. Okay, now going to science of these bodies, देखो पहले आप ये सोचो, ठीक है, कि बॉडीज बनी कैसे, ठीक है। नाउ सिर्फ 2 पार्टिकल्स का एग्जांपल लेते हैं। सपोज NaCl मॉलिक्यूल भी है, हाउ दिस Na and Cl they are binded, then you will say कि सर यहां पे अट्रैक्शन भी है, ओके, अट्रैक्शन भी है, अट्रैक्शन, एंड यहां पे रिपल्शन भी है, फाइन, रिपल्शन भी है,
एफ रिपल्शन, रिपल्शन मैंने रेड से शो किया है। जितने सेपरेशन के ऊपर, सपोज एट दिस पर्टिकुलर सेपरेशन, इतना सेपरेशन, ओके, एट दिस सेपरेशन आर repulsive forces are balanced by attractive forces. Attractive forces are equal to repulsive forces. मतलब किसी भी एटम की बात कर लो आप, सोडियम एटम की बात कर लो, चाहे क्लोरीन एटम की बात कर लो, उसके ऊपर अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बोथ आर बैलेंसिंग ईच अदर, नेट फोर्स इज गेटिंग जीरो, इसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो, इसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो। जितने सेपरेशन पे नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, दैट सेपरेशन इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। पता है ना आप लोगों को ये? नाउ ये जो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन है, दीज आर कूलम्बिक फोर्सेस। कूलम्बिक फोर्सेस, कूलम्बिक फोर्सेस का क्या मतलब है? दीज आर गवर्न्ड बाय कूलम लॉ। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? आप यू मस्ट बी थिंकिंग, भाई मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये NaCl का मॉलिक्यूल अगर हम बात कर रहे हैं, Na एंड Cl, यहां से यहां कोई हार्ड वायर नहीं बांधा हुआ जिसको आप बॉन्ड कह रहे हो। दिस सेपरेशन जिसके ऊपर ये बैलेंस कर जाती है फोर्सेस, दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ, है ना? तो इतना सेपरेशन Na एंड Cl के बीच में होगा ना, Na यहां पे एंड Cl यहां पे, समथिंग लाइक दिस। तो बेसिकली यहां से यहां कोई हार्ड वायर नहीं लगाया गया, ओके, कोई हार्ड रॉड नहीं लगाया गया इतने सेपरेशन पे कि दोनों उसके हेड के ऊपर हमने वेल्ड कर दिए। नो, दोनों के बीच में ओके कूलम्बिक फोर्सेस हैं, फोर्सेस एक्ट फ्रॉम डिस्टेंसेस, एयर है बीच में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है? ओके, नाउ अब होता क्या है? NaCl, अगर हम इस मॉलिक्यूल को इलोंगेट कर दें, इलोंगेट कर दिया, ठीक है ना? इलोंगेट करते हैं तो क्या होता है? अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता है इन ऑर्डर टू रिस्टोर इट, और अगर हम इसको कंप्रेस कर दें तो रिपल्सिव फोर्सेस जो होती है वो इंक्रीज कर जाती हैं इन ऑर्डर टू रिस्टोर इट। एंड दिस हैपेंस विद ऑल टाइप ऑफ बल्की थिंग्स। ये पेन का एग्जांपल लो आप, पेन कैसे बना है? दिस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी फोर्सेस हैं? आप कहोगे इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूल कैसे बना? मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी फोर्सेस हैं? अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। बेसिकली ऑल दोज फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग, जिसको हम इंटरनल कह रहे हैं, ओके, दे आर गवर्न्ड बाय कूलम लॉ एंड दे आर जहां पे बॉन्ड की हम बात करें, बॉन्ड तो एक फ्लेक्सिबल एंटिटी है, यस और नो? तो इस कारण से, क्योंकि इनका सेपरेशन चेंज हो रहा है, तो बॉन्ड बना हुआ है ना दोनों के बीच में, तो हम उसको अदर वे कह देते हैं कि बॉन्ड इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। तो नॉन फ्लेक्सिबल तो कहीं भी नहीं हो सकता। इलास्टिसिटी आप लोग देखते हो, ठीक है ना? इलास्टिसिटी, फाइन, इलास्टिसिटी में यू सी दिस स्केल, ये स्केल देखो आप, ठीक है ना? ये स्केल क्या हो रहा है? बेंडिंग हो रही है ना? ये बेंडिंग हो रही है ना? व्हाई दिस बेंडिंग इज टेकिंग प्लेस? व्हाई दिस बेंडिंग इज टेकिंग प्लेस? Okay, why this bending is taking place? Because the bonds which are there existing, okay, to bind all these molecules together, okay, वो bonds जो है वो flexible in nature हैं, ठीक? तो आज तक लाइफ में जितने भी बॉडीज आप लोगों ने देखे हैं, they all are binded, system of n particles की बात कर रहा हूं, they all are binded using Coulomb law, using Coulomb forces। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करो, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करो, जिस मर्जी की बात कर लो आप, ठीक है? तो कूलम्ब फोर्सेस बेसिकली क्या है? फ्लेक्सिबल बॉन्ड बनाएंगी। फ्लेक्सिबल बॉन्ड बनेगा तो बॉडी भी फ्लेक्सिबल होगी। मतलब whatever bodies, कोई भी बॉडी हम अपने रियल लाइफ के अंदर कंसीडर करेंगे, all the bodies will be flexible bodies, non-rigid bodies, ठीक है? तो अगर मैं आपको यहां पे क्वेश्चन पूछूं, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रिजिड बॉन्ड? आप कहोगे नो, इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव अ रिजिड बॉन्ड। इफ वी कांट हैव अ रिजिड बॉन्ड, ओके, रिजिड बॉन्ड इफ वी कांट हैव, इट मींस एक रिजिड बॉडी भी नहीं हो सकता। इट्स ओके, ठीक है? आराम से इसको पॉज करके रीड करो। ऑल बॉडीज आर बाइंडेड यूजिंग कूलम्बिक, ठीक है ना? कूलम्बिक फोर्सेस शो सम काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी आप लोगों ने देखा ही है। अब कोई भी बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड इज अ एंटिटी जो कूलम्बिक फोर्सेस बना रही है, तो बॉन्ड जो होगा हमारा हमेशा फ्लेक्सिबल होगा, इट ऑलवेज विल बी फ्लेक्सिबल।
इट कांट एवर बी रिजिड। तो जब हमारे पास एक रिजिड बॉन्ड हो ही नहीं सकता तो क्या हमारे पास रिजिड बॉडी होगी? आंसर इज नो, वी कांट हैव अ रिजिड बॉडी। नाउ लेट्स डिफाइन रिजिड बॉडी, व्हाट आर रिजिड बॉडीज एंड व्हाट आर नॉन रिजिड बॉडीज ऑन द बेसिस ऑफ मोशन। देखो, अब एक बॉडी अगर रिजिड होगा, ठीक है ना, तो उसमें उसके पार्टिकल्स में कोई मूवमेंट नहीं होगा। मीन एज द बॉडी विल बी मूविंग, सेपरेशन अमंग्स द पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी विल नेवर चेंज, है ना, क्योंकि रिजिड कहा ना हमने, नॉन फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं, तो ऑल द पार्टिकल्स दे विल बी मूविंग टुगेदर। और बॉडी which when moved, the distance, the separation amongst the particles of which never changes is a rigid body। देखो, अगर आप rigid body की बात कर रहे हो ना, rigid body, सपोज करो आपने एक rigid रॉड दिया, नॉन फ्लेक्सिबल, ठीक है, आप इसको इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो विद वेलोसिटी v, ऑल द पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स हैं इसके सारे के सारे सेम स्ट्रेट लाइन में, पैरेलल लाइंस में मूव करेंगे। ये लो, ये पहुंच गया यहां पे, ठीक, ये पहुंच गया यहां पे, वेलोसिटी v से आप उसको यहां से यहां लेके आए, कोई पार्टिकल हल्का सा भी आगे पीछे नहीं होगा। रिजिड बॉडी, ओके फाइन। लेकिन फ्लेक्सिबल के केस में, ओके, रियली कॉम्प्लेक्स मोशन यू विल ऑब्जर्व व्हेन अ बॉडी विल मूव, ठीक। चलो, लेट्स फर्स्ट डिफाइन द नॉन रिजिड बॉडी एंड देन वी विल बी टेकिंग इन नॉन रिजिड बॉडीज आर दोज बॉडीज distances amongst the particles of which keep changing as the body moves, ठीक है। You take example of a balloon, ठीक है, बैलून फिल्ड विद वाटर, है ना। बैलून के अंदर एक, मतलब अच्छा बिग बैलून लो, उसके अंदर पानी भर दो, फाइन, इट्स ओके। आपने क्या किया? आपने इसको अपने हाथ में होल्ड किया, ठीक है, और टिंग 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 आप चले जा रहे हो, समथिंग लाइक दिस, ओके। आपके हाथ में है, ठीक, एक हाथ में ये बैलून है, यहां पे ये बैलून इज देयर, ओके, एंड यू आर मूविंग इस बैलून को लेके। तो होगा क्या, इस बैलून के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्या होगा उनका? यू जस्ट थिंक, यू आर मूविंग अहेड, आप आगे जा रहे हो, ठीक है। कभी तो ये बैलून ऐसे झूला ले रहा है, इसके पार्टिकल्स ऐसे अप डाउन हो रहे हैं, कोई पार्टिकल इसका ऐसे हो रहा है, कोई पार्टिकल इसका ऐसे हो रहा है, तो सेपरेशन अमंग्स द पार्टिकल्स इज चेंजिंग। अब यू आर ट्राइंग टू मूव दिस बॉडी ऑन अ स्ट्रेट पाथ, आप सीधे सीधे चले जा रहे हो, ठीक है ना, स्ट्रेट पाथ के ऊपर, लेकिन ये तो ऑसिलेटरी मोशन भी दिखा रहा है, रोटेटिंग, कुछ पार्टिकल्स तो इसके इस तरह से मूव कर रहे होंगे अराउंड मीन पोजीशन, ऐसे अप डाउन, कुछ पार्टिकल इसके ऐसे शेक होके कुछ झूला ले रहा होगा, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे। यस और नो? यू आर मूविंग विद दिस पर्टिकुलर सिस्टम होल्डेड इन योर हैंड ऑन अ स्ट्रेट पाथ, लेकिन क्या ये बॉडी जो आपका नॉन रिजिड बॉडी है, इसके सारे पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पे जा रहे हैं? आंसर इज नो। एक बहुत कॉम्प्लेक्स मोशन बन रहा है, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड ऑसिलेटरी मोशंस। इट्स ओके। इवनिंग में आप लोग जब दूध वाले से दूध लेने जाते हो, डिब्बा हाथ में, जस्ट थिंक, डिब्बा इन योर हैंड एंड यू आर मूविंग, डिब्बा इन योर हैंड। और नहीं तो एक काम करो, अगर जाते भी नहीं हो तो आज डिब्बा भर लेना, ओके, डिब्बे के अंदर मिल्क डाल के, ओके, मूव थोड़ा सा चल के देखना, यू विल फील दैट कि वो जो मिल्क है डिब्बे के अंदर, दैट इज शेकिंग, दैट इज मूविंग एज यू आर मूविंग, एज यू आर मूविंग, ठीक है ना। वो ठीक है, डिब्बे के अंदर मूव कर रहा है, लेकिन डिब्बे के अंदर उसकी मोशन आपके तरह की नहीं है, उसके पार्टिकल्स आर मूविंग रिलेटिव टू यू,
बहुत कॉम्प्लेक्स मोशन। फाइन। तो ये जो नॉन रिजिड बॉडी का मोशन स्टडी करना है ना, रियली बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फाइन, चलो वी विल बी डिस्कसिंग इट मूविंग अहेड। ठीक, अभी ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन आई टोल्ड यू, चलो फटाफट से उसका भी रिव्यू दे दो। ट्रांसलेशनल मोशन, व्हेन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, वो इस तरह से मूव करती हैं, दे मूव इन सच अ वे टुगेदर, ठीक है ना, इकट्ठे मूव कर रहे हैं, उन सबके बीच में रिलेटिव मोशन कोई नहीं है, ठीक है, इन सच अ वे कि उनके जो पाथ्स है ना पार्टिकल्स के, हर एक पार्टिकल का पाथ, ओके, all the paths, they are always parallel, they all are moving together. When a system of particles moves in such a way that all particles move together without relative motion on parallel straight path, translational motion, ठीक। अब जब एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट मास मूव करता है तो वी से दैट पर्टिकुलर मोशन एज रेक्टिलिनियर मोशन, है ना। तो काफी सारे पार्टिकल्स टुगेदर दे आर परफॉर्मिंग रेक्टिलिनियर मोशन, तो टुगेदर दे आर परफॉर्मिंग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात आ गई तो ट्रांसलेशन मोशन उसको हम कहते हैं, ठीक। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन दिस इज, ओके। नाउ रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन इज व्हेन सो मेनी पार्टिकल्स together move around fixed axis of rotation in such a way कि उसका जो distance है ना from axis of rotation that is same all the time। देखो, suppose this is the axis, ये particles इकट्ठे, ये system है move कर रहा है, this is moving something like this, okay, all the particles they are moving on parallel circular paths, ऐसे ये सारे के सारे पार्टिकल्स इन सच अ वे कि इनका जो डिस्टेंस है ना, इफ ये पार्टिकल की आप बात कर रहे हो ऑलवेज दैट इज सेम, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। अगर इस पार्टिकल की बात कर रहे हो द डिस्टेंस इज सेम ऑलवेज, इट्स ओके। तो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोशन विल बी रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, ओके, व्हेन सो मेनी पार्टिकल्स मूव टुगेदर अराउंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, and around an axis of rotation, पूरा बॉडी जिस एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा है, such that distances of all the particles are always same from axis of rotation। मतलब अगर एक पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन x है तो वो ऑलवेज x ही है, अगर y है तो ऑलवेज y ही है, एंड द पार्टिकल इज मूविंग ऑलवेज इन सेम प्लेन, सेम प्लेन, इट्स ओके। दैट मोशन इज प्योर रोटेशनल मोशन, ठीक। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन दिखाऊं, चलो आराम से इस चीज को एनालाइज करना, थिंक ऑफ इट। अभी मैं सिस्टम बता रहा हूं, उसको आराम से सोचना। एन इंक्लाइंड प्लेन विद एंगल ऑफ, विद अ फाइनाइट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। इसके ऊपर एक सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर इज रोलिंग डाउन। देखो, सिलेंडर इज रोलिंग डाउन, तो ये जो सेंटर है ये तो सीधा सीधा ऐसे ही चलेगा, और बॉडी इज रोलिंग लाइक दिस, फाइन। तो दिस इज प्रोग्रेसिंग एज वेल, द पार्टिकल्स दे आर रोटेटिंग, यस। So this particular motion basically is combination of translational and rotational motion। complex हो जाता है बहुत, ओके। तो combination of translational and rotational motion में मैंने आपको जैसा वो बताया, मिल्क का डिब्बा you are having in your hand and moving, वो भी same thing, okay। very fat person जिसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे फैट्स एकमुलेटेड हैं, द पर्सन इज मूविंग, रास्ते पे सीधा सीधा चला जा रहा है, द पर्सन इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, लेकिन उसके पार्टिकल्स, उसके जो बॉडी का फैट है वो झूले ले रहा है या नहीं, ठीक है ना। तो दैट ऑल्सो इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इट्स ओके, ठीक है। तो these are the basic things, these are some of the basic things जो कि
इस पर्टिकुलर चैप्टर में इनसाइड एंट्री के लिए मस्ट है, यू शुड नो. नाउ गोइंग अहेड वी विल बी टेकिंग दिस पर्टिकुलर सिस्टम. ओके, ये जो सिस्टम हमारा मूव कर रहा है ना, और अभी हमें ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ठीक. इस सिस्टम को हम इस तरह का एक कन्वर्जन देंगे कि मोशन स्टडी बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है ना. तो डोंट फॉरगेट टू वॉच नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है ना. दैट विल बी मेकिंग दीज कॉम्प्लेक्स मोशंस अ वेरी इजी वन. ओके, तो टिल देन नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, सी यू. If you find any kind of confusion problem, let me know about. Thank you. Have a nice time.